इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, अब हम अंतराल के बाद बात करते हैं हमारे आज के सामयिक कृषि विषय चुकंदर एक लाभदायक वनस्पति कंद फसल के बारे में। तो चुकंदर हमारे स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही इसकी खेती से मिट्टी की सेहत में भी सुधार होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि इसकी खेती बंजर भूमि पर भी की जा सकती है और ऐसी भूमि की सिंचाई करके धीरे धीरे उसे उपजाऊ भी बनाया जा सकता है। हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि लगातार खेत की सिंचाई होने से भूमि की ऊसर प्रकृति में भी सुधार होगा। चुकंदर में कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जिससे ऊसर भूमि धीरे धीरे ठीक हो जाती है। चुकंदर का उपयोग लोग सलाद के रूप में करते हैं। इतना ही नहीं, इसका हलवा भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। चुकंदर का जूस खून बनाने में सहायक माना जाता है। इसे खाने से बहुत तेजी से खून की कमी पूरी होती है। एनीमिया रोगियों का डॉक्टर चुकंदर खाने की सलाह देते हैं। चुकंदर की खेती पूरे साल की जा सकती है, लेकिन इसकी बुआई के लिए ठंडा मौसम अनुकूल रहता है। चुकंदर की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट एवं बलुई मिट्टी मानी जाती है। वहीं मिट्टी के पीएच की बात करें तो इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 होना जरूरी है। वहीं बात करें खेत की तैयारी की तो सबसे पहले खेत की गहराई से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद उसमें खरपतवार नियंत्रण करके खेत में गोबर की खाद डालकर खेत को तैयार कर लेना चाहिए। क्यारी बनाकर मेड़ पर चुकंदर की बुआई करने से फसल काफी अच्छी होती है। चुकंदर के बीजों को 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोया जाना चाहिए। साथ ही करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोए गए बीज से चुकंदर का कंद काफी अच्छा और विकसित प्राप्त होता है। किसान भाइयों, चुकंदर की खेती में ध्यान रखने वाली जरूरी बातें हैं। इसकी खेती के लिए खेत में हर समय नमी का रहना जरूरी होता है। इसी कारण इसकी खेती ठंडे महीनों या नमी वाले क्षेत्र में अधिक की जाती है। ठंडे और नमी वाले क्षेत्रों में उगाई गई चुकंदर की फसल में शक्कर की मात्रा काफी होती है। इसकी खेती के लिए ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी खेती को बारिश प्रभावित नहीं करती है। चुकंदर की खेती के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना उचित माना गया है। चुकंदर की फसल के लिए 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसकी फसल के लिए काफी अच्छा माना जाता है। 1 हेक्टेयर में 14 से 15 किलो बीज की जरूरत होती है। फसल की बुआई के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी करीब 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहली सिंचाई गर्मी के दिनों में 8 से 10 दिनों में करना चाहिए। खेत में जल भराव की स्थिति होने पर ऐसा कर देना चाहिए। अधिक पानी से इसके कंद सड़ जाते हैं, इसीलिए उसकी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करना चाहिए। खेत में बीज बोने के बाद करीब 60 दिन में फसल तैयार होने लगती है। किसान कम लागत में चुकंदर की खेती करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसे उगाना आसान है और यह ज्यादा कीटों को आकर्षित नहीं करते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की कृषि सामयिक चर्चा का विषय। और अब कार्यक्रम में आपको मिलवाते हैं डॉक्टर विजय पाटिल से की गई बातचीत।
श्रोताओं, आज के हमारे कार्यक्रम में है हमारे साथ डॉक्टर विजय पाटिल, अतिरिक्त उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग बैतूल। सर, आपका हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे जो बैतूल जिला है, ये दूध उत्पादन में एक महत्वपूर्ण जिला है, तो इस जिले में दूध उत्पादन को और बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो है दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है, जिसको जो दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान है। इस अभियान के तहत 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक के हम जो है ऐसे जितने भी पशुपालक हैं जिनके पास 10 या 10 से अधिक गौवंशीय या भैंसवंशीय पशु हैं, उनके यहाँ पर घर घर पे जाकर व्यक्तिगत संपर्क किया जाएगा और व्यक्तिगत संपर्क करने के बाद फिर जो है उनके पशुओं की संख्या का सत्यापन किया जाएगा और पशुओं की संख्या के सत्यापन के उपरांत फिर जो है हम उनको कुछ जानकारियां देंगे कि वो जो है अपने इस दूध उत्पादन के धंधे को, इस दूध उत्पादन के व्यवसाय को लाभ का व्यवसाय कैसे बना सकते हैं। इस व्यवसाय को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए जो है हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमारे पशुपालक भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा या लाभ मिल सके। तो हम जो है इसके लिए जो हम उनको जो जानकारियां उपलब्ध कराएंगे, उनमें जो है पहली जानकारी नस्ल सुधार से संबंधित है। उनके पास जो पशु हैं, उन पशुओं को बेहतर उत्पादन देने वाले पशुओं में परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास जो वर्तमान में जो नस्ल है उसमें सुधार किया जाए। अब नस्ल में सुधार 2 तरीके से किया जा सकता है कि हमारे पशुपालक की स्थिति को देखते हुए उसके पास जो संसाधन है उनको देखते हुए, या तो जो नस्ल सुधार है वो देसी उन्नत नस्ल के पशुओं से किया जा सकता है, जैसे गिर है, थारपारकर है, साहिवाल है, या फिर यदि वो जो विदेशी नस्ल भी चाहता है तो HF ब्रीड है या जर्सी नस्ल है, इसके द्वारा भी हम उसको नस्ल सुधार करवा सकते हैं। इस नस्ल सुधार के द्वारा जो उसकी संतति पैदा होगी वो निश्चित रूप से जो वर्तमान में जो उसके पास पशु है उससे अधिक दूध देने वाली होगी। ये जानकारी हमको उसको सबसे पहले उपलब्ध कराई जानी है। फिर इसके बाद पशु पोषण के संबंध में भी हमको उसको जानकारी देनी है। पशु पोषण में अभी वर्तमान में हमसे बातचीत करके ये जानना चाहेंगे पहले पशुपालक से कि वो अपने पशुओं का पालन पोषण किस तरीके से कर रहा है। जिस भी तरीके से वो अपने पशुओं का पालन पोषण कर रहा है उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमको उसको देनी है। इस जानकारी में जैसे हरे चारे का उपयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हरे चारे का उपयोग कैसे बढ़ाएं या हरा चारा उसको साल भर कैसे उपलब्ध हो, क्योंकि हरे चारे के देने से पहला फायदा ये होगा कि उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसके दूध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार आएगा। और उसके बाद जो है उसमें जो है बांझपन की जो दिक्कत है, जो समस्या आती है, उससे उसका निदान होगा। पशु समय पे गर्मी पे आएंगे और रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो हमारे पशुओं की है उसमें भी सुधार होगा। हम उसको मोटे तौर पे ये बता सकते हैं, हम आप उसको ये जानकारी देंगे कि अभी वो अपने पशुओं को जो चारा दे रहा है उसमें यदि वो थोड़ा बहुत सुधार कर लेता है, जैसे हरे चारे का उसमें समावेश कर लेता है, उसका उत्पादन अपने घर में शुरू कर देता है और पशु आहार वगैरह को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, मिनरल मिक्सचर जैसी चीजों को यदि वो उसमें मिलाता है तो उसको दूध उत्पादन में कितना फायदा होगा और इससे उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे। ये जो चारा पशु पोषण का जो सिद्धांत है, इस पशु पोषण के सिद्धांत में सबसे पहले उसको ये पता चले ये होगा कि उसका जो पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा और इससे उसको लाभ कितना होगा। कि हम उसको एक इकोनॉमिक्स के द्वारा ये बता सकते हैं, आर्थिक गणना के द्वारा उसको ये बता सकते हैं कि इसमें उसको कितना पैसे का अतिरिक्त खर्च आएगा
और दूध उत्पादन में कितना लाभ होने से उसको फायदे, उसका दूध उत्पादन या दूध विक्रय में उसको कितने पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके से हम उसको जो है संतुलित पशु आहार या पशु पोषण के बारे में जानकारी देंगे। पशु पोषण की जानकारी के साथ साथ में हम ये भी बताएंगे कि जिस समय क्राइसिस का पीरियड होता है, जिस समय हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, जैसे गर्मी का मौसम विशेष रूप से, हमारे पशुपालक भाई ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हरा चारे से जब भी आता है तो हमारे पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन में क्या फर्क पड़ता है। तो अब हमको उसको ये जानकारी देना है कि जब गर्मी के मौसम में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है तो इसकी व्यवस्था वो कैसे करें। तो इस व्यवस्था को करने के लिए जैसे हे बनाने की एक मेथड होती है जिसमें हरे चारे को हरा सुखाया जाता है कि सूखने के बाद भी उसका रंग हरा रहे और उसकी जो नमी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है, जो उसके रखने की जो क्षमता बढ़ जाती है, खराब नहीं होता है और उसमें पोषक तत्व बने रहते हैं। तो ये एक तरीका होता है। और दूसरा साइलेज बनाने की विधि उसको बताएंगे कि यदि उसके पास जिस समय चारे की अधिकता होती है उस समय यदि वो साइलेज बना के उसको संरक्षित कर लेता है चारे को, तो गर्मियों में वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा यदि उसके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो अपने पाव एकड़ या आधा एकड़ जमीन का इस्तेमाल करके किस तरीके से वो पशुओं का पोषण बढ़ा सकता है और इस पशुओं के पोषण मतलब और हरा चारा उत्पादन कैसे किस तरीके से आधा एकड़ या पाव एकड़ में कर सकता है, जिससे वो साल भर पशुओं को अच्छा चारा उपलब्ध करा पाएगा और साल भर उसको जो है आमदनी इससे प्राप्त हो सकेगी। और इसी प्रकार तीसरी जानकारी जो हमको देना है उसको, वो उसके स्वास्थ्य संबंधित है कि पशुओं का स्वास्थ्य वो कैसे अच्छा रख सकता है। पशुओं के स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए ये है कि पशु वो कम से कम बीमार पड़े, ज्यादा समय स्वस्थ रहे। यदि पशु हमारा बीमार कम पड़ता है तो आप हमारे पशुपालक भाई ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस समय पशु बीमार होता है उस समय उसकी उत्पादकता घट जाती है, उसका और उसके इलाज में खर्चा बहुत होता है, इससे पशुपालक को आर्थिक हानि होती है। इससे बचाने के लिए बहुत छोटे छोटे से जो उपाय हैं जो हमारे पशुपालक भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे जो बीमार पशु हैं उनको हमारे स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। इससे ये होगा कि जो स्वस्थ पशु जो है वो बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। दूसरा जो है हमारे पशुओं में की जो पशुशाला है जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है उसको जो है किल्ली, पिस्सू, गोचड़ी, मक्खी, मच्छर आदि से मुक्त रखें, क्योंकि ये जो किल्ली, पिस्सू, गोचड़ी है ये बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे थाइलेरिया है, बवेसिया है। और अभी हमारे पशुपालक भाई जानते हैं कि लंपी स्किन डिजीज हमारे गांव में फैली थी, वो भी इन्हीं पिस्सू, किल्ली, गोचड़ी के काटने से होती है। तो यदि इन सब बीमारियों से हमारे पशुओं को बचाया जा सकता है। इसके अलावा हमारा विभाग जो है बहुत सारे बीमारियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण करता है, जैसे घटसर्प या गलघोटू की जो बीमारी है उसका निःशुल्क टीकाकरण होता है, एक टंगिया की बीमारी का निःशुल्क टीकाकरण होता है, मुंह खुरी रोग का निःशुल्क टीकाकरण होता है। तो ये जब भी निःशुल्क टीकाकरण होता है तो ये पशुपालक भाई यदि इन टीकाकरण का लाभ लेते हैं तो इन जानलेवा बीमारियों से हमारे पशुओं को बचाया जा सकता है। इसी प्रकार एक बहुत छोटा सा उपाय है जो हमारे पशुपालक भाई यदि करें तो उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होगी और बहुत सारी बीमारियों से भी बचेगा पशु। जैसे जिसमें हमारे पशुपालक भाई को ये चाहिए कि वो साल में 2 बार हमारे पशुओं को यदि कृमिनाशक गोली यदि वो देता है, कृमिनाशक दवाई का सेवन यदि वो हमारे पशुओं को करवाता है, जिसमें 2 बार सेवन कराने में मुश्किल से 50 से 60 रुपए का उसको खर्चा आएगा, लेकिन केवल कृमिनाशक की दवाई पिलाने मात्र से ही हमारे पशुओं का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो वृद्धि है, छोटे पशुओं की जो वृद्धि है और उनकी उत्पादकता जो है, उत्पादन क्षमता, इसमें बहुत परिवर्तन होता है और हमारे पशुपालकों को इन चीजों को अपनाने से निश्चित लाभ होगा। तो जो दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान है इसके अंतर्गत हम अपने पशुपालकों को ये जानकारियां उपलब्ध कराएंगे जिससे जो है वो इसका लाभ ले सके और अपने पशुओं की उत्पादकता को बढ़ा सके और लाभ को अपने वृद्धि कर। धन्यवाद डॉक्टर विजय पाटिल सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों के साथ साझा की। नमस्कार। नमस्कार।
किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विजय पाटिल, अतिरिक्त उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग बैतूल से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान पर बातचीत। और अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की ओर और आपको सुनवाते हैं गंगाबाई मौर्य और साथियों के स्वर में ये लोकगीत। सावरियाना बोले सकी मोसे, सावरियाना बोले लाल, सावरियाना बोले सकी मोसे, सावरियाना बोले लाल, सावरियाना बोले सकी मोसे, सावरियाना बोले लाल, सावरियाना बोले सकी मोसे, सावरियाना बोले लाल। तांबे को हंडा गरम धरो पानी, तांबे को हंडा गरम धरो पानी,
किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे गंगाबाई मौर्य और साथियों के स्वर में ये लोकगीत। और अब हम बात करते हैं मौसम की। तो मौसम विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक मध्यम बादल रहने और बिजली और तूफान के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है और अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने की संभावना है। तो श्रोताओं, ये तो थी मौसम की जानकारी और अब हम बात करते हैं हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी की। तो हम बात करते हैं सोयाबीन की। तो कुछ स्थानों पर सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्में कटाई करने योग्य हैं। यहाँ किसानों को सलाह है कि सोयाबीन की फलियां चटकने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जल्दी से सोयाबीन की फसल की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा कर गहाई, भंडारण आदि कार्य करें। सोयाबीन के बीज हेतु खड़ी फसल में से जो विजाती है, जो दूसरे पौधे के जो बीज है, उसकी छटाई करें। बीज उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली सोयाबीन की फसलों में पत्तियों, फूल का रंग और रोए के रंग के आधार पर अन्य किस्मों के पौधों को निकाल दें, जिससे बीज की शुद्धता बनी रहे। आगामी वर्ष में सोयाबीन के बीज हेतु उपयोग किए जाने वाले सोयाबीन के फसल को थ्रेसर में 350 से 400 आरपीएम की गति में गहाई करने की सलाह दी जाती है, ताकि सोयाबीन का अंकुरण प्रभावित न हो। वहीं बात करें मक्का फसल की, तो जहां भी जल्दी पकने वाली मक्का की किस्में लगाई गई है, वहां भुट्टो और पौधों का रंग बदलने पर फसल की कटाई करने की सलाह दी जाती है। भुट्टो को तोड़कर अच्छी तरह से सुखा ले और मीट सेलर की सहायता से बीज को अलग कर भंडारित करें। भुट्टे तोड़ लेने के बाद बचे हुए मक्के के बीजों को पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में उपयोग करें। वहीं बात करें हम लोग कपास की, तो सफेद मक्खी और जैसिड के आक्रमण की घटनाओं पर नजर रखने के लिए प्रति एकड़ 8 से 10 पीले चिपचिपे ट्रेप लगाए। फसल की सतत निगरानी करें। पिंक वॉल वर्म कीट का प्रकोप होने की संभावना है, तो इसके उपाय के लिए फेरोमोन ट्रेप प्रति हेक्टेयर में स्थापित करें। वहीं बात करें हम लोग गन्ने की फसल की, तो गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्नों को आपस में हरी पत्तियों के सहारे बांध दें। गन्ने की खड़ी फसल में निंदाई गुड़ाई का कार्य पूर्ण करें। गन्ने की फसल में पायरिया कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था को बनाए रखें। किसान भाई गन्ने की फसल में खरपतवार की समस्या होने पर उसमें दवाइयों का समय समय पर छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं बागवानी फसलों की, तो उसमें बात करते हैं हम लोग आलू की। तो किसान भाई खाली पड़े खेतों में अगेती आलू लगाने हेतु खेती की तैयारी इस समय कर सकते हैं। फफूंद जनित रोगों की रोकथाम हेतु बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार के कई फायदे भी हैं, जैसे बीजों की अंकुरण क्षमता और फसल की समान वृद्धि बढ़ती है। पौधे इसमें शुरुआत से रोग मुक्त रहते हैं। मिट्टी में मौजूद फफूंद और कीटों से सुरक्षा मिलती है और रासायनिक छिड़काव की जरूरत घटती है और पैदावार बढ़ती है। वही बात करें हम लोग मटर की, तो किसान भाई खाली पड़े खेतों में अगेती मटर लगाने से खेत की तैयारी कर सकते हैं। हरी फली मटर के लिए खेत की तैयारी और बुआई का यह समय अक्टूबर का जो महीना है वो बहुत अच्छा होता है। और वही बात करें हम लोग पशुपालन की, तो पशुओं में खुरपका और मुंहपका बीमारी के टीके लगवा सकते हैं। पशुओं में बाह्य परजीवों जैसे कि किलनी, पिस्सू आदि से रक्षा हेतु बियोटॉक्स या क्लीनर नामक दवा इसका घोल बना के दवाई पशुओं को समय समय पर आप लोग दे सकते हैं। पशुओं को 50 से 60 ग्राम नमक की मात्रा पानी में मिलाकर देवें। इससे पशुओं में बढ़ोतरी और प्रजनन शक्ति का विकास होता है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों और अन्य कीटों से बचाने के लिए इसमें गीला कचरा और जो बाकी है उसे जलाकर उसे धुआं दे सकते हैं और आप इससे उसे बचा सकते हैं।
और श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और लोकगीत। छोड़ो भैया हमें घरे जान दो सवरिया, सास ननद दे गारी। छोड़ो भैया हमें घरे जान दो सवरिया, सास ननद दे गारी। छोड़ो भैया हमें घरे जान दो सवरिया, सास ननद दे गारी। छोड़ो भैया मेरे सर पे गगरिया है भरी, मेरे सर पे गगरिया है भरी, मेरे सर पे गगरिया है भरी, मेरे सर पे गगरिया है भरी। मेरो दहिया झलक ना जाए मोरे रसिया, सास ननद है गारी। मेरो दहिया झलक ना जाए मोरे रसिया, सास ननद है गारी। छोड़ो भैया हमें घरे जान दो सवरिया, सास ननद है गारी। छोड़ो भैया हमें घरे जान दो सवरिया, सास ननद है गारी। बरसाना है दूर मेरा गाँव रे, बरसाना है दूर मेरा गाँव रे, बरसाना है दूर मेरा गाँव रे, बरसाना है दूर मेरा। श्रोताओं, इस लोकगीत के बाद अब समय है बैतूल मंडी भाव का। तो कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बैतूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोयाबीन इसका न्यूनतम भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल। चना इसका न्यूनतम भाव 5025 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5340 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का इसका न्यूनतम भाव 2054 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2236 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं इसका न्यूनतम भाव 2450 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 2570 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों इसका न्यूनतम भाव 4800 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 5140 रुपए प्रति क्विंटल। तुअर इसका न्यूनतम भाव 5451 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 6480 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कल के आकर्षण की। तो प्रतिदिन की तरह ही कल ग्राम सभा में हमारे साथी दिलीप देशमुख के साथ आप सुनेंगे, जिसमें कृषि सामयिक चर्चा का विषय होगा मक्के की तुड़ाई और कटाई कैसे करें। आप सुनेंगे भेंट वार्ता और लोकगीत, जानेंगे मंडी भाव और मौसम का हाल। तो सुनते रहिए 103.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR पर। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम हमारा किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी यही संपन्न होता है। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी आशा के साथ दीजिए अनुमति आपकी बहन नीलम को। जयराम जी की जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।